भारती के साप्ताहिक विचार मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। बहुत सारे हमारे मित्र नाना प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं इस बारे में सर। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि इस विषय में अपना आप व्याख्यान दें और कुछ समय हमारे जो मित्र हैं जिन्होंने जो क्वेश्चन पूछे हैं उनका बारे में चर्चा हम लोग बाद में कर लेंगे। ओवर टू यू डॉक्टर। हाँ, सबसे पहले मेरा सभी दर्शकों से मेरा प्रणाम है और जय हिंद। आज का जो हमारा टॉपिक है ये काफी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। और हमारा जो उद्देश्य था ये उन लोगों के लिए टॉपिक रखा गया है जिन्हें कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में ना तो उन्होंने कुछ पता है ना एबीसी को मालूम है, सिर्फ लेमैन के लिए रखा गया है। और चूंकि इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनोलॉजीज भी हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि पूरा के पूरा अपना टॉप टॉक जो है ये मैं बहुत धीरे धीरे बोलूंगा और कोशिश करूंगा कि जितनी आसान भाषा में बोल सकूं मैं वो बोलूंगा। पर इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मेरा सभी अ, दर्शकों से निवेदन है कि आप सब लाइक सब्सक्राइब और शेयर बटन जरूर दबाएं जिससे कि हमारी हौसला अफजाई हो। और ये जो हम आप लोगों के लिए टॉपिक्स लाते हैं इसमें काफी मेहनत करनी पड़ती है, तो आप लोगों से मेरा सिर्फ यही निवेदन है। और मैं चाहता हूं कि ये हमारे जो टॉक्स हैं इनको इंटरेक्टिव बनाया जाए, जैसे कि मैंने पिछली बार भी बोला था। तो मेरा यही निवेदन है कि सभी दर्शक जो हैं जिनकी कोई क्वेरीज हैं, अपने कमेंट्स हैं, वो अपने कमेंट बॉक्स में लिखें। और अभी तक मैं अपने होस्ट मिस्टर सिन्हा से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको थोड़ा सा आप अपग्रेड करें जिससे कि जो भी जो कमेंट्स आते हैं, ऑनलाइन कमेंट्स, डायरेक्टली ये स्क्रीन के लोअर एंड पर आ जाएं जिससे कि हम साथ साथ उन्हीं के जवाब दे सकें। तो शुरू करने से पहले जो हमारा जो टॉपिक है आज का, क्रिप्टो करेंसी क्या है। अब अगर हम क्रिप्टो को हिंदी में मालूम करने की कोशिश करेंगे तो इसमें हिंदी का मतलब है छुपा हुआ, यानी कि इसका कोई स्वरूप नहीं है, छुपा हुआ है मतलब कि रहस्यमय है। तो बट इसको हम कहते हैं ये डिजिटल करेंसी है। डिजिटल करेंसी का मतलब है कि बस एक इसको आप समझ लीजिए कि एक तरह से फॉर्मूला हो गया जो कि कंप्यूटर्स पे है। ये कोई करेंसी नहीं है जैसे कि हमारे देश में या दूसरे देशों में 100 रुपए का या 200 रुपए का नोट है या 100 रुपए का कॉइन है, 10 रुपए का कॉइन है जो कि हमारे हाथ में आता है। तो इसका कोई वजूद नहीं है, भौतिक वजूद नहीं है, फिजिकल एग्जिस्टेंस इसकी कुछ नहीं है। तो इसीलिए इसको छुपा हुआ बोलते हैं, डिजिटल करेंसी को क्रिप्टो करेंसी। अब ये क्रिप्टो करेंसी हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं? ये हम सामान खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई सर्विसेज हम लेना चाहते हैं, जैसे हम मान लीजिए अपने लिए एक बड़ा सा आलीशान मकान बनाना चाहते हैं, उसके पेमेंट के लिए हम दे सकते हैं। या कोई व्यापार कर रहे हैं तो उसमें जो व्यापार में लेन देन होता है वो उसके लिए भी हम कर सकते हैं। तो वैसे तो क्रिप्टो करेंसी हजारों तरह की हैं, हजारों क्रिप्टो करेंसीज हैं, पर जो कॉमनेस्ट है वो बिटकॉइन है। और बिटकॉइन के बाद में बहुत नीचे जाकर सेकंड नंबर पे आता है एथेरियम। तो इसीलिए सिर्फ बिटकॉइन को ही हम क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। और बिटकॉइन ही एक तरह से बेंचमार्क है क्रिप्टो करेंसी का। बाकी और भी तरह के क्रिप्टो करेंसीज हैं जो एग्जांपल्स है वो मैं आगे बताऊंगा। तो ये जो है क्रिप्टोजेनिक टेक्निक होती है जिसमें कि क्रिप्टो करेंसी हम खरीदते हैं।
तो इसको हम सिक्योर्डली, यानी कि बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में और ट्रस्ट के साथ में इसको हम बेच सकते हैं, इससे हम खर्च कर सकते हैं, क्योंकि ये किसी भी गवर्नमेंट या किसी बैंक या थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट नहीं होता इसमें। तो यानी कि कहने का मतलब है कि ना तो बैंक ना गवर्नमेंट को इसके बारे में, हमारी आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता। तो इस तरीके से ये क्रिप्टो करेंसी काफी डेंजरस चीज है। इससे तो टेररिज्म के लिए, टेररिस्ट के लिए कोई भी क्रिप्टो करेंसी के थ्रू वहां पैसा भेज सकता है, जिसका कि गवर्नमेंट को भनक तक नहीं लगेगी। तो इसीलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि क्रिप्टो करेंसी कई तरह की होती हैं। जैसे एग्जांपल्स मैं देता हूँ, बिटकॉइन और एथेरियम का नाम तो मैं ले चुका हूँ। बाकी भी और भी हैं कुछ जो जो प्रोमिनेंट हैं। उसमें रिपल है, बिटकॉइन कैश है, लाइट कॉइन है, ईओएस है, स्टेलर है, कार्डनो कहते हैं, नियो है, आयोटा है। तो इस इतनी सारी करेंसीज हैं, मैंने कुछ ही नाम लिए हैं, वैसे तो काफी सारी हैं पर जो चलती हैं। तो जो दूसरे एग्जांपल्स हैं क्रिप्टो करेंसी के, एक है कि ऑल्टरनेट कॉइन्स, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में ऑल्ट कॉइन्स कहते हैं। तो ऑल्ट कॉइन्स का मतलब है कि बिटकॉइन के अलावा जितनी अब दूसरी क्रिप्टो करेंसीज हैं उसको हम ऑल्ट कॉइन्स कहते हैं। तो ये भी जो हैं, जितनी भी कॉइन्स हैं, ये सिर्फ एक ही टेक्नोलॉजी पे चलती हैं। ये सब कहने को तो वो अलग हैं, और बिटकॉइन का जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसी के टेक्नोलॉजी, उसी के टेक्नोलॉजी पर ही चलती है दूसरी कॉइन्स भी। कुछ हैं मीम कॉइन्स भी कहते हैं, जो ये होती हैं, जो डिफरेंट, जो मैंने ऑल्टरनेट कॉइन्स हैं बताया था करेंसी, उनके सब कैटेगरीज होते हैं। और उसमें जैसे होता है, जोक क्रिप्टो करेंसी भी है, जो कि एक तरह से इंटरनेट मीम्स को रिप्रेजेंट करती है। कुछ ऐसी मीम्स भी करेंसीज हैं, कॉइन्स हैं, जैसे डॉज कॉइन है, जिसकी कि मार्केट में किसी समय पर इसकी जो रेट था, इसकी प्राइस काफी ऊपर तक गई थी, जबकि ये कोई सीरियसली इसको यूज नहीं करता है। और तीसरी तरह की जो ग्रुप है कॉइन्स का, वो है स्टेबल कॉइन्स। अब याद रखिएगा कि ये जो स्टेबल कॉइन्स है, ये एसेट बेस्ड है। कहने का मतलब ये है कि ये किसी न किसी एसेट से लिंक्ड है, और ये गवर्नमेंट्स ही इनको इशू करती है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि इस समय तो केवल एक ही कंट्री है जिसने कि स्टेबल कॉइन्स को इशू किया है, रिलीज किया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो उनका जो ये है 1:1 का रेशियो है, कि एक जो स्टेबल कॉइन है, यूएस स्टेबल कॉइन है, उसकी जो कॉस्ट है वो $1 के बराबर है। कहने का मतलब ये है कि आपकी गारंटी है कि आप जब भी ये स्टेबल कॉइन बेचेंगे या गवर्नमेंट को वापस करेंगे, तो आपको उसके बदले में $1 मिलेगा। पर वो ये जरूरी नहीं कि $1 मिलेगा, इसमें भी फ्लक्चुएशन होते हैं। हो सकता है कि एक जो ये स्टेबल कॉइन है, ये $1.10 भी हो जाए, $1.10 हो जाए, $1.20 हो सकता है, या 90 सेंट्स भी हो सकता है। तो ये बहुत ही कम फ्लक्चुएशन इसमें होता है। और ये जो है, काफी इसके बेनिफिट्स होते हैं, और इनको जो है, ये इसमें कोई अनप्रिडिक्टेबल उतार चढ़ाव नहीं होता, बहुत कम उतार चढ़ाव होता है। जैसे हमारे शेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल, आपने एक कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, तो वो आपके एसेट के बेसिस पर ही कम शेयर्स होते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है, 100 करोड़ की है कंपनी है, उसने 10,000 शेयर्स, मतलब जो है ना, 10 करोड़ शेयर्स उसने रिलीज किए, यानी कि
आपकी जो वैल्यू है एक शेयर की वो 10 रुपए की हो गई। अब वो 10 रुपए कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर में ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकते हैं। तो ठीक इसी तरीके से ये गारंटीड होती है। पर आपको एक चीज और समझना पड़ेगा कि ये एक तरह से डेट बॉन्ड्स हो गए, यानी कि आपने यूनाइटेड स्टेट्स को कर्जा दिया। मान लीजिए आपने 10 यूनाइटेड स्टेट्स के स्टेबल कॉइन खरीदे, तो वो जो 10 खरीदे तो उसके बदले में आपने उनको $10 दिए, यानी कि आपने उनको कर्ज दिया है $10 का, जो कि आप कभी भी वापस ले सकते हैं। और इन जो स्टेबल कॉइन्स का एक रूल है कि जितने भी स्टेबल कॉइन्स वो मिंट करेंगे उतने ही डॉलर्स को उनको एक रिजर्व अकाउंट में रखा जाएगा, उसको किसी भी हालत में खर्च नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए ये स्टेबल कॉइन्स आपके सिक्योर्ड कॉइन्स होते हैं। पर चूंकि ये जो है इसमें स्टेबल कॉइन्स में पूरी ट्रांसपेरेंसी होती है, तो गवर्नमेंट को भी पता है, बैंक्स को भी पता है, या जो भी फ्रेंचाइजीज जिनको कि गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है इनको प्रिंट करने के लिए, तो उन्हें भी पता है। तो जिनको भी फ्रेंचाइजीज बनाते हैं उनके लिए भी बहुत ही स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं कि अगर वो, उनकी भी लिमिट होती है कि 10,000 आप बिटकॉइंस बनाएंगे, ये स्टेबल कॉइन्स बनाएंगे, तो $10,000 को आपको बिल्कुल एक रिजर्व उसमें रखना पड़ेगा, अकाउंट में रखना पड़ेगा, जो कि आप खर्च नहीं कर सकते। तो स्टेबल कॉइन और क्रिप्टो करेंसी में यही डिफरेंस है। तो अब जो है कि आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है। ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये एक टेक्नोलॉजी है जिसके उस पे क्रिप्टो करेंसी चलती है, और उस टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉक चेन। ब्लॉक मतलब एक ब्लॉक हो गया, और उसको कई सारे ब्लॉक्स हैं, वो एक चेन में है। और वो चेन जो है, पूरी ब्लॉक चेन एक सेट ऑफ कंप्यूटर्स का पूरा एक सर्किट है, सिर्फ उसी में रहती है। तो यानी कि वो सेफ है, और उन्हीं सेट ऑफ कंप्यूटर्स का नेटवर्क जो है उसी नेटवर्क में रहेगी। इसको इसीलिए इसका नाम ब्लॉक चेन दिया है कि सेट ऑफ कंप्यूटर्स जो है नेटवर्क में, वो चेन की तरह से काम करते हैं। एक भी ब्लॉक में जो भी आपका वो है, जो डेटा है, वो आपका सब कंप्यूटर्स में डिपेंड करेगा। तो अब ये ब्लॉकचेन कैसे काम करता है? एक्चुअली ब्लॉकचेन का मतलब है कि जो एक डिजिटल लेजर है, जैसे हम लेजर खोलते हैं, उसमें हम सब चढ़ाते हैं कि किसने कितना, कौन आया था, उसने कितना सामान खरीदा, उसने कितना पैसा दिया, कब आया था, कितने बजे दिया था, कौन सी करेंसी में दिया था। ठीक इसी तरीके से जितने भी ये ट्रांजैक्शंस होते हैं कि जो डिजिटल करेंसी खरीदते हैं, तो ये ट्रांजैक्शंस हैं, ये सारे के सारे ये मेंटेन होते हैं इसी नेटवर्क, कंप्यूटर्स के नेटवर्क पे। और इस प्रकार जो, चूंकि ये क्लोज नेटवर्क है, तो इसीलिए इसको हैक करना या इसमें कोई जो कहते हैं ना कि एम्बेजलमेंट करना बहुत मुश्किल है इसके लिए। और ये चूंकि एक क्लोज्ड वो नेटवर्क है, सिक्योर्ड नेटवर्क है, तो इसीलिए ये एक सिक्योर्ड तरीका है लोगों को डायरेक्टली एक दूसरे से डील करने में। डील उनसे ही तो कर सकते हैं ना कि जो कि डिजिटल, ये जो सेट ऑफ कंप्यूटर्स है, जो ब्लॉकचेन है, जितने भी उसमें यूजर्स हैं, उन्हीं से तो हम कर सकते हैं। अब चूंकि इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं होता, ना गवर्नमेंट का रोल होता है, ना बैंक का होता है, ना थर्ड पार्टी का होता है, तो ये सब गुप्त होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि आपकी आइडेंटिटी बिल्कुल गुप्त रहती है, किसी को नहीं पता चल सकती है। यहाँ तक कि जो भी इनको इस्तेमाल भी करते हैं, जो इसको वैलिडेट करते हैं, इसको मेंटेन करते हैं, उनको भी नहीं पता, क्योंकि आपका उसमें कुछ नहीं होता है, कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, सिर्फ आपका एक यूनिक कोड होता है, जो कोड सिर्फ आपको ही पता है।
तो जैसे मैंने कहा था कि एक लिस्ट अगर जो भी है, पर्टिकुलर लिस्ट है रिकॉर्ड्स की, उसको हम एक ब्लॉक कहते हैं। तो हर ब्लॉक में एक डेफिनेट नंबर ऑफ जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो एक ब्लॉक में होते हैं, और जितने भी ब्लॉक्स हैं वो सब इंटरलिंक्ड हैं। तो ये नहीं कि हम एक उसमें छोटे से कंपार्टमेंट में बंधे हुए हैं, तो पूरे नेटवर्क में सब देख सकते हैं। और ये देखिए इसमें कितनी इन्होंने सेफ्टी रखी है कि जो भी ट्रांजैक्शन होता है, आपने मान लो एक बिटकॉइन खरीदा, तो इसको इंडिपेंडेंटली वेरीफाई किया जाता है उस कंप्यूटर से जिससे खरीदा गया और जिससे बेचा गया। और इसके अलावा भी ये और भी एक वेरिफिकेशन होता है जो कि मैं आगे बात करूंगा। और जब पूरा वेरिफिकेशन हो जाता है और जितने भी यूजर्स हैं सब उसको लिए सहमति कह देते हैं कि हाँ, ये ब्लॉक ऑथेंटिक है, एक्यूरेट है, तभी जाके ये लेजर में, जो डिजिटल लेजर की बात की थी, तब जाके उसमें एंट्री होती है। तो जब ये एक बार एंट्री हो चुकी होती है डिजिटल लेजर में, उसके बाद में इसको हम इजीली चेंज नहीं कर सकते। तो जो मैंने जैसे अभी कहा था आपसे कि हम इसको कैसे वेरीफाई करते हैं, कंसेंसस जिसको बोलते हैं, कि सहमति, आम सहमति कैसे करें कि जितने भी एंट्रीज हैं हमारे ट्रांजैक्शंस की, यानी कि हर ब्लॉक की, वो ऑथेंटिक हैं, वो एक्यूरेट हैं। तो ये चैलेंज, इसको कहते हैं चैलेंज दिया जाता है। ये चैलेंज दिया जाता है जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको सबको चैलेंज दिया जाता है, जो कि पूरा उसको वेरीफाई करेंगे और फिर वो सहमति बनाएंगे कि हाँ, जो भी लेजर में है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो क्योंकि अगर ये हम वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तो लोगों का वो भरोसा टूट जाएगा। तो इसीलिए वो, उनको उसमें ट्रस्ट नहीं रहेगा कि उनको ये इसी बात का खतरा रहेगा कि जो भी उनका इन्वेस्टमेंट उसमें पड़ा हुआ है बिटकॉइंस के रूप में, कहीं ऐसा ना हो कि डूब जाए। तो अब ये जो है, हमने जो कंसेंसस की बात की थी, ये कंसेंसस कैसे किया जाता है? इसके दो तरीके हैं कंसेंसस को करने के लिए। अपना जो, इसको कहते हैं दो कंसेंसस, एक प्रूफ ऑफ वर्क, यानी कि आपने जो काम किया उसका सबूत, और दूसरा है प्रूफ ऑफ स्टेक, यानी कि आपने उसमें दाव भी लगाया है, कि ये दाव लगाया कि अगर ये मेरे रहे $1,000, और अगर मेरा ये एक्यूरेट रहा, जो कि मैंने डिजिटल अपना जो आपको ट्रांजैक्शंस का डिटेल्स दिए हैं, तो मेरे को उसी के हिसाब से अवार्ड मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा, यानी कि इनाम मिलेगा। और अगर उसमें कहीं गलती हो गई तो उसके स्टेक जो दाव लगाया वो पैसे गए उसके काम से। तो इसी तरह से अब ये प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेट के बारे में भी थोड़ा सा मालूम करते हैं। अब ये जो प्रूफ ऑफ वर्क है, ये एक तरह का सिस्टम है जिससे कि हम इंसेंटिव देते हैं उन यूजर्स को जो कि हमारे जितने भी ये ट्रांजैक्शंस हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक मान लीजिए 1 महीने का है, इस तारीख को इतने बजे से लेकर इस तारीख को इतने बजे तक सारे ट्रांजैक्शंस को वो कोलेट करेगा, कोलेट करके डेटा कलेक्ट करेगा, फिर उसको वेरीफाई करेगा कि ये जो ट्रांजैक्शन है लेजर में ऑलरेडी है या नहीं है, और इसी तरीके से वो ब्लॉक जो है वो बना के पेश करेगा। तो जिससे कि ये उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा कि कौन कितने बिटकॉइंस ओन करता है। जैसे हमारा डीमैट अकाउंट है, ठीक इसी तरीके से कि हमारा डीमैट अकाउंट में हमने आज 100 शेयर्स बेचे तो 100 शेयर्स हमारे कम हो जाएंगे, हमने 100 शेयर्स खरीदे तो नेक्स्ट डे हमारे अकाउंट में 100 शेयर्स आ जाएंगे। पर इसमें तो मार्जिन ऑफ एरर है, क्यों? क्योंकि वहां पे थोड़ा सा ह्यूमन एरर भी हो सकता है, पर यहाँ पे नहीं हो सकता है। तो इसीलिए इसको बिल्कुल एक्यूरेट बनाने के लिए कंसेंसस बहुत जरूरी है।
तो ये जो प्रूफ ऑफ वर्क है, तो जैसे मैंने बताया कि आपके जो भी रिसेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको, उसके डेटा को कोलेट करते हैं, उनकी लिस्ट बनाते हैं और उसको ब्लॉक के रूप में पेश करते हैं। तो जब ब्लॉक को फिर वो चेक किया जाता है, डबल चेक, अगर वो एक्यूरेट हुआ तब जाके आप एलिजिबल हो जाते हैं इनाम के लिए। और इस जो प्रोसेस को कहते हैं माइनिंग। माइनिंग का मतलब है खदान। जैसे कि हमारे गोल्ड माइंस हैं और डायमंड के माइंस हैं, कितनी हम उसमें मेहनत करते हैं तब जाके एक छोटा सा डायमंड मिलता है। तो इसी तरीके से वहां पे बहुत सारे अरब खरब ट्रांजेक्शन है, उसमें से ढूंढ के लाना भी एक तरह से माइनिंग है, इसलिए उसको माइनिंग कहते हैं। तो अब ये जो माइनिंग है, शुरू शुरू में जब ये बिटकॉइंस कम थे तो उस समय तो सिंपल कंप्यूटर से भी हो जाता था और ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान था। तो उस समय जो इनाम मिलता था, जिसने भी ये अपना ब्लॉक्स, इन्होंने जो अपने ब्लॉक्स को वेरीफाई करके दिए और वो करेक्ट निकला, तो उनको इनाम भी छोटा मिलता था। पर अब चूंकि जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ता जा रहा है, इसी तरह से कंपटीशन भी बहुत टफ होता जा रहा है। अब टफ इतना हो चुका है कि जितने भी माइनर्स हैं, जिनको कि ये आम लोगों की बात नहीं है, कुछ प्रोफेशनल लोग हैं जो कि इसमें फुल टाइम जॉब इन्होंने बना रखा है इसको। और वो जो है स्पेशल कंप्यूटर्स यूज करते हैं। नॉर्मल कंप्यूटर्स में ये तो बस का नहीं है। स्पेशल कंप्यूटर्स मतलब जो बहुत फास्ट और कॉम्प्लिकेटेड जो कंपटीशन कर सकते हैं वो यूज करते हैं। और ये नहीं कि कुछ घंटे, 24 घंटे 24/7 365 चलता है उनका कंप्यूटर्स। और जो भी ज्यादा एंटरप्राइजिंग है, जिन्होंने इसको होल टाइम जॉब बना रखा है, रोजी रोटी का जरिया, उन्होंने तो पूरा का पूरा वेयर हाउस बना रखा है। और आप समझ लीजिए कि कितना उनका खर्चा होता होगा उसके ऊपर में। पर अगर उन्होंने सक्सेसफुली ये कर दिया तो उनको जितना रिवार्ड मिलता है, जितना खर्चा किया है उससे कई गुना ज्यादा रिवार्ड मिलता है। तो इसीलिए ये भी एक तरह से उनके लिए जुए के समान है। तो इस तरह से होता है। तो ये कोई आसान काम नहीं है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो जैसे मैंने कहा था कि जितने भी हैं, मान लीजिए अब 100 लोगों ने, 100 प्रोफेशनल्स हैं, उन वो जो फुल टाइम प्रोफेशनल्स हैं जो कि ये जो लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस को कोलेट करके ब्लॉक बनाते हैं, तो एक ब्लॉक के लिए 100 कॉम्पिटिटर्स हैं। उसमें से मान लीजिए कि 10 कॉम्पिटिटर्स जो हैं उनका डेटा मैच करता है, यानी कि ऑलमोस्ट एक्यूरेट है, यानी कि एक्यूरेट समझ लीजिए। पर इनाम तो सिर्फ एक को मिलेगा। अब इनाम कैसे मिलेगा, उसके लिए उन्होंने क्या किया हुआ है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स पजल, यानी कि पहेली दे रखी है, दे देते हैं उन 10 लोगों को कि जो भी सबसे पहले उस पहेली को सॉल्व कर लेगा उसको इनाम दिया जाएगा। बाकी 9 भले ही उनके बिल्कुल एक्यूरेट हैं, पर वो कंट्रीब्यूट जरूर करते हैं कि हाँ एक्यूरेसी के लिए, पर उनको इनाम नहीं मिलता। सिर्फ जो भी सबसे पहले वो कॉम्प्लेक्स पहेली को सॉल्व कर ले। और वो जो पहेली होती है वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। तो इसी पहेली को जो सर्व करने के लिए हम काम करते हैं, उसी को वर्क बोलते हैं कि काम हमने किया है। और उसका प्रूफ ये है। तो जो भी जो लकी माइनर्स होते हैं, जो ये उनके लिए जो रिवॉर्ड्स, जो जो इनाम मिलता है, वो इनाम को वो नया बिटकॉइन प्रोड्यूस करके, क्रिएट करके वो दिया जाता है। अब आप समझ लीजिए कि आज की डेट पर एक बिटकॉइन की कॉस्ट क्या है। लेटेस्ट जो अभी मैं बता रहा हूं, कोई 1,04,000 डॉलर का एक बिटकॉइन है, यानी कि करीब करीब 1 करोड़ रुपए हमारे इंडियन करेंसी में। तो किसी प्रोफेशनल ने मान लो उसमें 5 लाख रुपए लगा दिए और वो जीत गया, तो उसको तो 1 करोड़ मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये इंसेंटिव दिया जाता है, ये प्रूफ ऑफ वर्क वाले सिस्टम के अंदर में।
अब जो प्रूफ ऑफ स्टेक है, स्टेक का मतलब दांव लगाया, तो ये भी एक इंसेंटिव है, तरीका है देने का उनको, पर इसमें हमें दांव लगाना पड़ता है। जैसे हम जुआ खेलते हैं, उसमें हम दांव लगाते हैं, चलो 100 रुपए की चाल मेरी है, कोई कहेगा मेरी 1000 रुपए की चाल है, तो वो तो दांव लगाया ना उसने। अब वो दांव सही बैठेगा या गलत बैठेगा वो तो बाद में बताएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो लोग दांव लगाते हैं, जिनके पास भी बिटकॉइन होते हैं उनके अकाउंट में, उसमें से वो लगाते हैं, दांव लगाते हैं। कोई कहता है ठीक है मैं 1 बिटकॉइन लगा रहा हूँ, कोई 2 बिटकॉइन लगाएगा। तो इस तरह से दांव लगाया जाता है, और जितना ज्यादा दांव लगाएगा उतना ही बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। तो इसमें ये इसके इसीलिए इसको बोलते हैं स्टेकिंग, स्टेक जो होता है। तो जब वो स्टिक जैसे कोलेट करता है, वो भी ब्लॉक बनाता है और वो एक्यूरेट कर लेता है, तो जाके ये उसको ये मिल जाता है, तो वो जीत जाता है। तो जो भी जो जब वो उसने एक्यूरेटली अपना एक ब्लॉक बना के पेश कर दिया, वो एक्यूरेट निकला, तो वो जो एक्यूरेसी होगी, जितने भी ट्रांजैक्शंस उस ब्लॉक में हुए हैं, वो सब आपके डिजिटल लेजर में चढ़ जाएंगे। तो ये इसका सिस्टम होता है, ये इंसेंटिव देने का सिस्टम है। और इसी की तरीके से ये नए नए बिटकॉइंस प्रिंट करते हैं। जैसे बहुत सी कंट्रीज अमेरिका में है, नहीं तो जैसे पहले था, जो कि हमारी कंट्री तो फॉलो करती है कि अगर हमारे पास में 1000 टन गोल्ड है तो सिर्फ 1000 टन गोल्ड के बराबर के ही करेंसी प्रिंट करते हैं, उससे ज्यादा 1 रुपया भी प्रिंट नहीं करते एक्स्ट्रा। पर जैसे यूएसए, अब यूएसए तो भले ही उनके पास में 1000 टन है, फोर्ट नॉक्स में रखा हुआ है, पर वो 2000 टन के बराबर के उन्होंने डॉलर्स प्रोड्यूस कर दिए, जिनकी कोई वैल्यू नहीं रही, तो वो तो डी वैल्यू ऑटोमेटिकली हो गए। तो यहाँ भी वही चीज है कि हर बिटकॉइन का एक नया बिटकॉइन बनता है, फिर उसके बाद में उसका रिकैलिब्रेट होता है, जो बेस वैल्यू होता है। तो मैंने माइनिंग तो मैंने बता ही दिया है। तो बस दोनों हैं, ये जो प्रूफ ऑफ वर्क है आपको रिवॉर्ड्स लेने का, या बिटकॉइंस लेने का मुफ्त में, या प्रूफ ऑफ स्टेक है। पर सबसे ज्यादा आसान तरीका है, आप क्रिप्टो करेंसी खरीद लें, या तो एक्सचेंज से खरीद लें, या किसी जो दूसरे जो बेचने को तैयार है उससे खरीद सकते हैं। अब ये सब कैसे खरीदा जाता है, कहाँ से खरीदा जाता है, ये सेकेंड एपिसोड में नेक्स्ट वीक हम प्रेजेंट करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के फायदे क्या है, प्रॉज एंड कॉन्स की बात करें तो इसके प्रॉज क्या है। तो सबसे पहले एक चीज है कि ये जरा सा बहुत ही वोलेटाइल है, इसमें उतार चढ़ाव बहुत जबरदस्त होता है। पर ये इसके बावजूद भी लॉन्ग टर्म में ये देखा गया है कि आपके जो वैल्यू बढ़ जाती है, जो कि एसेट्स है, उसकी वैल्यू काफी बढ़ जाती है। अब आप इस बात से मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स देना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल में जो बिटकॉइन की जो वैल्यू है 10 टाइम्स बढ़ गई है, 10 टाइम्स बढ़ी है 5 साल में। तो कहने का मतलब है, जो 5 साल पहले किसी ने 1 लाख रुपए का बिटकॉइंस खरीदे थे, आज उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए उसकी हो गई है। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप इसके फ्रैक्शंस भी खरीद सकते हैं। जैसे एक कंपनी है, 10 लाख करोड़ की कंपनी है, आप 10 लाख करोड़ की कंपनी तो नहीं खरीद सकते हैं, पर उसमें उसके शेयर्स हैं 10-10 रुपए के हैं, तो आपने 10 रुपए का एक शेयर खरीद लिया, तो वो फ्रैक्शन ही तो खरीदा ना। तो ठीक इसी प्रकार बिटकॉइन के भी आप फ्रैक्शंस ले सकते हैं। मिनिमम जो इसमें खरीदने का वो वैल्यू है वो 1000 रुपये है इंडिया में, 1000 से कम का नहीं खरीद सकते। तो जो भी जितने खरीदेंगे उतने ही आपके बढ़ते चले जाएंगे। तो अब जो था, अब जो पहली बार दिसंबर 2024 में इसकी जो कॉस्ट हो गई थी 1 लाख रुपए, $1 लाख पर बिटकॉइन,
और हाईएस्ट जो थी वो थी मई 2025 में, जो तो 1,13,500 डॉलर्स बिटकॉइन की कॉस्ट बढ़ चुकी थी। तो आप सोचिए कि आपने अगर 1 लाख रुपए का खरीदा होता तो आपके कितने गुना आपका बन चुका होता अगर आपने शुरू में खरीदा होता तो। दूसरी जो इसका फायदा है, डिसेंट्रलाइज्ड है ये। कहने का मतलब है ये ना तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना किसी बैंक का इन्वॉल्वमेंट है, ना इसको किसी गवर्नमेंट ने इशू किया है, ना किसी गवर्नमेंट के एजेंसी से ने किया है, ना उनके चेक्स एंड बैलेंसेस कंट्रोल है किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी का। तो कोई इनके ऊपर में गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं है। दूसरा, इसमें आपको अकाउंट जब खोलते हैं खरीदने के लिए तो इसकी कोई फीस नहीं है, इसमें कोई ब्रोकरेज भी बहुत ना के बराबर है, 1 to 3% मुश्किल से। जबकि आप जो दूसरा जैसे स्विफ्ट से भेजते हैं उसमें 8 से 10% तक भी वो पे ट्रांजेक्शन चार्जेस होते हैं। और तीसरा, ये जो हमारे शेयर मार्केट्स की तरह नहीं है, ये पूरा दिन 24 घंटे 24/7 365 डेज ये चलता रहता है। आप किसी भी समय खरीद सकते हैं, किसी भी समय बेच सकते हैं। रात को 3 बजे आपको जरूरत पड़ी पैसे की, आपने साथ साथ भी बेच सकते हैं और पैसा निकाल सकते हैं आप। तो ये इसका वो सबसे बड़ा है। दूसरा इसका जो फायदा है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी है। तो ये जितने भी ट्रांजैक्शन हैं, ये जितने भी नेटवर्क है, कंप्यूटर्स, जितने भी कंप्यूटर्स हैं नेटवर्क में, सब में ये रिकॉर्डेड होता है। तो इसीलिए ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। और इसमें जो होता है, एक्चुअली जो भी हम खरीदते हैं, जैसे हमारा जैसे डीमैट अकाउंट होता है, तो उसमें हमारे सारे आधार कार्ड, पैन कार्ड, हमारा नाम, एड्रेस, फोन नंबर सब कुछ होता है। पर यहाँ पे आपका कुछ नहीं होता। उस अकाउंट को कहते हैं वॉलेट। अब जैसे देखा होगा आपने, पेटीएम में है, जितने भी यूपीआई के जो एप्स हैं सब में वॉलेट्स बना रखे हैं उन्होंने कि आप वॉलेट्स में पैसा डालें, ऑटोमेटिकली उससे कटता रहेगा, वॉलेट्स में आपके बैलेंस कम हो जाएगा, आप अपने बैंक से वॉलेट में और डाल दें। तो जिसका ये फायदा होता है कि जितना पैसा वॉलेट में है उतना ही कोई खर्च कर सकता है, यानी कोई चोरी भी नहीं कर सकता। अगर 1,000 रुपए पड़े तो सिर्फ 1,000 रुपए ही कोई चोरी करेगा, तो अगर हो सके तो वही होगा। तो वॉलेट्स बनते हैं इसमें। ये हम अगले उसमें बात करेंगे कि वॉलेट क्या होता है, कितनी तरह के वॉलेट्स होते हैं, उसके नुकसान फायदे क्या होते हैं। तो ये जो होता है ये सब वॉलेट्स में पड़े रहते हैं। तो ये वॉलेट्स सबको दिखाई देते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि कहाँ किसका है। और दूसरा, अनोनिमिटी है। आपका कहीं भी इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं है किसका है। अब जैसे कुछ साल पहले आपने देखा होगा कि सारे न्यूज़पेपर्स में और टीवी चैनल्स पर वो र्यूमर्स चल रहे थे कि न्यू दिल्ली के भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर, उसने अपने सारे पैसे को क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करके रखा हुआ है, और अपना जो है ईडी को ना सीबीआई को वो अपना मोबाइल देने को तैयार नहीं था। तो ये उसमें बिल्कुल कोई प्रूफ नहीं होता गवर्नमेंट के पास में। तो ये इसीलिए ये कहा जाता है कि अनोनिमस रहता है। तो इसमें जितने भी ब्लैक मनी वाले हैं इसमें सब भर के रखते हैं इसमें। तो ज्यादातर तो ब्लैक मनी वाले ही हैं। अगला नेक्स्ट जो इसका जो फायदा है, एक्यूरेसी, कि आपके जो ये अकाउंट्स हैं, जो भी आपने ट्रांजेक्शन किए बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि इसमें कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जब ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो ह्यूमन एरर भी नहीं होगा। और दूसरी बात, जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसका पूरा वेरिफिकेशन होता है, कंफर्मेशन होता है, जैसे मैंने बताया था प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक में कंसेंसस के बाद। तो इसीलिए उसको हम मैनिपुलेट भी नहीं कर सकते हैं। और तीसरा है कि हम एक बिटकॉइन को 2 बार नहीं बेच सकते। जैसे होता है ना कि भाई इससे पहले हमने फौरन एक बेचा और उसका दोबारा नकली हमने जो धोखाधड़ी से दूसरा भी अपना उसी को दूसरे आदमी को भी बेच दिया, ऐसा नहीं हो सकता इसमें।
तो अब दो तरह के हमारे ये ब्लॉकचेन के इसके एप्लीकेशंस क्या है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के, मैं इस पर भी आना चाहता हूँ, जो कि बहुत फायदेमंद है। ये दो तरीके के होते हैं, एक तो पब्लिक के लिए और एक होता है प्राइवेट। तो जो पब्लिक के लिए जो है ना, इसकी एप्लीकेशन जो है, ये इन्होंने काफी सारे डेवलपर्स हैं जिन्होंने कि एक जिसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोडक्ट्स बना दिए। कहने का मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में डेफी कहते हैं। डेफी जैसे कुछ प्रोडक्ट्स बना दिए उन्होंने, गेम्स के लिए जैसे बना दिया, कुछ डिजिटल आपके जैसे लॉयल्टी पॉइंट्स मिलते नहीं है आपको, क्रेडिट कार्ड में इतना खर्चा किया तो आपको 10 लॉयल्टी पॉइंट्स मिल गए, वो 10 लॉयल्टी पॉइंट्स आप कहीं भी खर्च कर सकते हैं, कोई कपड़ा खरीद दिया, कोई भी सामान खरीद दिया। तो इस तरीके से वो ये कहते हैं, इसको बोलते हैं हम एनएफटी, जिसको बोलते हैं नॉन फंजिबल टोकन्स। ये जो टोकन्स होते हैं ये बाकायदा ट्रेडेबल है। इन्हीं टोकन्स की जो बात हो रही थी, जो है ना, क्रॉस बॉर्डर डिजिटल टोकन्स, जो कि मैंने आपको पिछले उसमें बात की थी कि लॉन्ग टर्म जो प्लान है डीप स्टेट का, वो क्रॉस बॉर्डर डिजिटल टोकन्स। तो ये टोकन्स, उन्हीं टोकन्स की बात हो रही है। तो मैं जो प्राइवेटली समझता हूँ अपने आप से कि ये भी जो क्रिप्टो करेंसी का जो कंसेप्ट है, ये भी आपका वो बनता जा रहा है, और ये बनेगा। तो बहुत से इसके और भी फायदे हैं। ब्लॉकचेन जो सप्लाई चेन है, जिससे कि हम बैठे बैठे ये मालूम कर सकते हैं कि हमारा जो कंसाइनमेंट भेजा वो कहाँ पे पहुंचा है, कहाँ नहीं पहुंचा, वहां से जहां पहुंचा वहां से ऑटोमेटिकली पैसा रिलीज हो गया या नहीं हो गया। हेल्थ केयर रिकॉर्ड्स, पूरे नेशन का हम उसमें हेल्थ केयर के जो भी हमारे जो पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स हैं पूरा मेंटेन कर सकते हैं, और सेफली सिक्योरली मेंटेन कर सकते हैं। और फिर एक नया कंसेप्ट है जो कि हो सकता है कुछ सालों के बाद है, डिजिटल इलेक्शंस। जैसे आप हमेशा ई इलेक्शंस की बात करते हैं कि हम ई इलेक्शंस क्यों नहीं कर लेते, ठीक इसी तरीके से उसका जो वाइडर फॉर्म होकर नेशन वाइड जो होगा, उसको बोलते हैं डिजिटल इलेक्शंस, जो कि टैंपर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी तो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस के लिए भी है। हाँ जी। सर मैं जी। चाहूंगा, मुश्किल से 1 मिनट बचा है, आज का हाँ जी। सेशन यहीं कंक्लूड करना चाहेंगे। और कुछ जिज्ञासाएं हैं जो आपसे पूछना चाहते हैं। एक तो हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि क्या आपने क्रिप्टो करेंसी खरीदी है आज तक, है आपके पास? नहीं, मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि जो कि एक वाइड वो जो वर्ल्ड वाइड जो कंसेप्ट है, वो यही है कि ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। नहीं, दूसरी दूसरा। चीज, यस। क्योंकि इसमें कोई करेंसी तो है ही नहीं, कौन चला रहा है ये भी नहीं हमें पता। किसी दिन भी वो कह सकते हैं सॉरी ये बंद हो गया, तो हमारे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए ये एक तरह से स्कैम समझिए, क्योंकि आपके हाथ में उसका कोई एसेट्स जो है वो बैक एसेट बैक नहीं है, इसीलिए मैंने नहीं खरीदी कुछ भी। दूसरा सर बात यह है कि हमारे मित्रों ने बताया है कि 2008 में बिटकॉइन चालू हुआ था। जी। 2025 में 11,000 लगभग कंपनी हैं जो ये क्रिप्टो करेंसी का काम करते हैं सर। और भारत सरकार में ठीक। भी 30% टैक्स और 1% टीडीएस काटते हैं। तो थोड़ा सा इसको लीगल कर दिया गया। और आप कोई भी वस्तु जैसे आपने बताया कैश में या ऑनलाइन, इसके माध्यम से पेमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों आज पकड़ लिया है सर को नोटों गड्डी के साथ। अरे सर इतने पैसे कहां से आ गए आपके पास? सर क्या मेरे ये पास नोट छापने की मशीन लगी हुई है। सच में? जी बिल्कुल। अच्छा, इस मशीन से कमाएगा आपने? भैया ऐसी ऐसी दसियों मशीनों ने मुझे कमा के दिए लाखों रुपए। तो हमारे अगर लिए कैसे आपको भी कमाए? चाहिए
आपके व्यूअर्स को भी चाहिए जी जी। तो भैया मात्र 3,10,000 रुपए की मशीन लगाओ, ओके। घर बैठे 65 से 70,000 रुपए कमाओ, ओके। बिना किसी टेंशन के, मेरी देखिए, तरह खूब सारी गड्डी बिछा के और इन पे सो जाओ। तो ये बिजनेस का आइडिया क्या बताना एक बार? भैया बहुत सिंपल सा बिजनेस है, इसको बोला जाता है क्रिप्टो माइनिंग का बिजनेस। ओके, ओके। देखो गाइस, ये बात जी, समझ लो कि ये वाले नोट छपते नहीं है, हाँ। नहीं तो जेल में जाएंगे भैया भी और मैं भी और आप इसको भी। बनाने पड़ते हैं हाँ, कमा के। इसको कमाना पड़ेगा आपको। जी, जी, जी। कमाने के लिए आपके लिए लेके आए हैं KS5 Pro 21 टेरा हैश। ओके, ये मशीन। आप ऐसी एसिक्स जी। माइनिंग की मशीन लगा सकते हो। जी, जी। किसी मेरे भाई को मेरी बात पे संदेह हो तो KS5 Pro 21 टेरा हैश प्रॉफिटेबिलिटी करके गूगल पे सर्च कर लेना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। 65 से 70,000 पे प्रति महीना गाइस कमाओगे जी। और आप भी ऐसे ही नोट छापोगे। फुल देखिए। लेंथ वीडियो देखना या फिर हमें गिवन नंबर्स पे कॉल करो, नहीं तो सीधा आ जाओ हमारे नेहरू प्लेस वाले आउटलेट में 203 कुशल बाजार, जी। बिल्डिंग नंबर 3233 नेहरू।